नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोरिल्ला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ 5 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि आपका मैच करने के लिए है। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, जिसमें पहला है टेम्परेचर फॉल विद द हाइट, उसके बाद रेडियो रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, 3 है जो आपका कंटेन मोस्ट ऑफ द ओजोन, और डी है आपका फॉल इन द टेम्परेचर स्टॉप्स। और ये सारे आपके क्या है, दूसरे जो ऑप्शंस है लिस्ट 2 के वो है। तो देखिए जैसे हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं अलग अलग, उन सभी लेयर्स में क्या होता है, टेम्परेचर किसी में गिरता है किसी में बढ़ता है। लेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये अलग अलग तरह के लेयर्स हैं। तो आपको इनके साथ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 को मैच करना है। तो अगर आप पहला देखें तो आप क्या देखेंगे, आप पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन में। देखिए ये आपकी अर्थ सरफेस है। ये सरफेस जो है, यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो आपकी पड़ेगी वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, शोभ मंडल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे नीचे वाले जो लेयर है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपकी जमीन है। जमीन से जैसे ही आप ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो गिरता है। अगर आप जमीन पे मान के चले कि यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसमें क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हर 1 किलोमीटर पे आपका जो टेम्परेचर है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये लास्ट लेयर तक नहीं चलता, सिर्फ आपके ट्रोपोस्फेयर तक चलेगा। ट्रोपोस्फेयर में उसके बाद ट्रोपोस्फेयर जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर आपका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आपकी जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर दिखाई गई है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर आप इससे नीचे की ट्रोपोस्फेयर होती तो वहां पर टेम्परेचर जो होता इससे कम आपको नजर आता, इस तरह से नजर आता। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, उससे अगली जो लेयर है उसमें फिर से आपका गिरता है, उससे अगली बारी में फिर से बढ़ता है। तो ये एटमॉस्फेयर इसी तरह से वर्क करता है। एक लेयर में टेम्परेचर गिर रहा है, दूसरी में बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। और इन्हीं जो लेयर्स हैं, इसमें अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताएं तो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है, इसी के अंदर आपको ओजोन लेयर भी नजर आएगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपकी ओजोन लेयर है। तो ये आपकी कौन सी लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर जो लेयर है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर की लेयर को भी आपका आयनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, मैग्नेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लेयर होती है, यहाँ से क्या होता है, इसको आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ आयंस होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और अगर यहाँ पर मान लीजिए नीचे कोई रेडियो है या फिर कोई सैटेलाइट जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, वो है, तो यहाँ से जो सिग्नल है वो इस तरह से निकलेगा। और ये जो आयनोस्फेयर है, यहाँ पर जो आयंस होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे आयंस, उनसे टकराएगा और उसके बाद ये नीचे की तरफ को आएगा। और नीचे जो होगा रिसीवर इसको रिसीव करेगा। तो रेडियो कम्युनिकेशन भी जो है वो थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर इस लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो मेरे ख्याल से अब ये चीजें काफी होगी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, टेम्परेचर फॉल विद द हाइट। तो हमने कौन सी लेयर में पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपका टेम्परेचर फॉल विद द हाइट होता है। आपको 3 के साथ भी जोड़ सकते हैं, 4 के साथ भी। लेकिन आगे अगर देखें तो रिफ्लेक्ट्स रेडियो बैक्स टू द अर्थ, रेडियो वेव्स कौन से बैक करता है, 1। और उसके बाद कंटेन द मोस्ट ऑफ द ओजोन, ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो क्या देखेंगे हम कि जो हमारा बी है उसके साथ ए 1 आना चाहिए, तो बी के साथ 1 यहाँ पर ही आ रहा है ओनली। ये बी के साथ ये वाली लाइन होगी तो 1 यहीं पर आएगा। और अगर फिर भी कंफ्यूजन लगे तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव बैक टू द अर्थ, तो बी के साथ 1 हो गया आपका। उसके बाद कंटेन मोस्ट ऑफ द ओजोन, तो सी के साथ 2 होना चाहिए। अब ये सी है, सी के साथ 2 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। आपको बाकी जो ऑप्शन साथ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपका क्लाइमेटोलॉजी से ही है, ट्रेड विंड्स और आपका जो विंड पैटर्न होता है, ऑल ओवर दी अर्थ पे विंड्स मूव करती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन है। ये विंड्स होती हैं जिनको नाम दिया गया है। इन विंड्स की कुछ खासियत होती है, कुछ आपकी हॉट विंड्स है, कुछ आपकी कोल्ड विंड्स है, कुछ ड्राई है, कुछ वेट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी से। तो ये 4 विंड्स के नाम है, फोहेन, खामसिन, मिस्ट्रल और सिरोको। कह रहे हैं कि ये 4 जो विंड्स हैं इनमें से जो 3 है, वो जो एक है वो आपकी बाकी 3 से अलग है और वो कौन सी है। तो देखिए ये विंड है आपकी, इस तरह से विंड्स मूव करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे चिनूक है, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका जो है वहां पर मूव कर रही है। उसके अलावा बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे ये रही आपकी सिरोको जो आपकी उसमें दे रखी है क्वेश्चन में। और उसके बाद खामसिन हो गया, और उसके बाद फोहेन यहाँ पर जा रही है, और ये रही आपकी मिस्ट्रल। तो अगर आप देखेंगे ये जो 4 विंड्स हैं, इन चारों विंड्स में से सिर्फ एक ऐसी विंड है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है, बाकी सारी नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है। अब इनकी खासियत ये नहीं है कि ये ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। इनकी खासियत ये है कि बाकी की जो 3 विंड्स हैं
तीन मतलब ये खामसिन, सिरोको और फोइन, ये सारी हॉट विंड्स हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं, क्योंकि ये आपकी सहारा डेजर्ट जो है वहां से मूव करती हैं यूरोप की तरफ को। जबकि जो मिस्ट्रल है ये आपकी एक तो ड्राई तो ये भी विंड है, लेकिन ये कोल्ड विंड है, बाकी सारी हॉट थी, ये कोल्ड विंड है क्योंकि ये ऊपर से आ रही है, पोलर एरिया से आ रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, मिस्ट्रल इज द विंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। सो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड इनमें से कौन से रीजन को कहा जाता है? ऑप्शन ए है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। तो हॉर्स लैटिट्यूड होता क्या है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है अर्थ के ऊपर, इसमें यहाँ पर आपकी इसको हॉर्स, और जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो कहा जाता है। ठीक है, ये आपका पड़ेगा आपका कहाँ पर, जहां पर 23.5 से लेके 40 के बीच का जो हिस्सा है डिग्री लैटिट्यूड में, वो आपका हॉर्स लैटिट्यूड कहलाता है। एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि जो विंड्स होती हैं उनकी मूवमेंट अर्थ से दो तरह से होती हैं। कुछ विंड्स होती हैं जमीन से आसमान की तरफ को जाती हैं, कुछ जो विंड्स होती हैं आपकी आसमान से जमीन की तरफ को आती हैं, और एक विंड ऐसी होती है जो जमीन से ही जमीन पे चलती है। मतलब कि आप मान के चल रही है इंडिया से श्रीलंका की तरफ को मूव कर रही है, लेकिन जमीन पे चल रही है, ओशन पे चल रही है। और बाकी विंड्स की मूवमेंट कैसे होगी, आपकी मान लीजिए इंडिया से जो जमीन है दिल्ली मान के चलते हैं, दिल्ली से ऊपर की तरफ जा रही है, आसमान की तरफ को जा रही है, हाइट ऊपर को इंक्रीज हो रही है, तो ये मूवमेंट हो जाती है। एक और जो मूवमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि आसमान से कोई विंड नीचे की तरफ को आ रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है हॉर्स लैटिट्यूड जहां पर लिखा हुआ है, ये हिस्सा ऐसा वाला है जहां पर विंड जो है कन्वर्ज होती है, मतलब कि आसमान से नीचे की तरफ को आती है, और जब विंड नीचे से ऊपर की तरफ को जाती है तो उसको डाइवर्जेंट विंड्स बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी विंड कन्वर्ज होएगी, मतलब कि आसमान से जमीन की तरफ को आएगी, तो उस हिस्से में जो हवाएं होंगी बिल्कुल स्थिर होंगी, हवा मूव नहीं कर रही होगी एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब जहां पर कन्वर्जेंट होगी, जमीन से ऊपर जा रही है, वहां पर हवाएं चल रही होगी। हवाएं इन द सेंस कि अगर आप ओशन में होंगे, जमीन पर होंगे, तो आपको फील होगा कि काफी तेज हवा चल रही है इस केस में। लेकिन इस केस में आपको कभी भी फील नहीं होगा, बिल्कुल काम कंडीशन, शांत वातावरण देखने को मिलेगा। अब देखिए ये वाले जो कन्वर्जेंट विंड्स हैं वो आपको यहाँ पर 23.5 से लेके 40 के बीच में नजर आती हैं। ये लैटिट्यूड का नंबर बता रहा हूं मैं आपको, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। अब यहाँ पर जब विंड कन्वर्ज करती है, मतलब कि आसमान से जमीन की तरफ आती हैं, तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल काम कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल शांत होती है, हवाएं भी नहीं चल रही होती हैं। तो इस हिस्से में अगर कोई ओशन वाला हिस्सा पड़ता है, मतलब समुद्र है, इस हिस्से में पानी है, तो वहां पर अगर शिप लेके जो सेलर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो अगर मूव करते हैं, तो पुराने जमाने की अगर बात करें तो उस टाइम पर जो शिप्स होते थे उनमें इंजन नहीं होता था, एक कपड़ा लगा होता था, और वो उस कपड़े पे जब हवा चलेगी तो हवा क्या करेगी, उस कपड़े को पुश करेगी, आपने देखा होगा। तो जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में वो शिप जाएगा। तो जो सेलर्स होते थे, मर्चेंट होते थे, वो इसी तरह से ट्रेड किया करते थे हवाओं के रुख के अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे ही वो इस एरिया में पहुंचते थे 23.5 से लेकर 40 के बीच में, तो मैंने वहां पे बताया कि विंड जो है कन्वर्ज कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, बिल्कुल काम कंडीशन है, हवा चल ही नहीं रही है। तो उस वजह से क्या होता था, ऐसे मर्चेंट जो घोड़ों का व्यापार करते थे, उन घोड़ों को जिनको शिप में लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इन लैटिट्यूड्स में पहुंचते थे, तो वो घोड़ों को शिप से नीचे फेंक देते थे, क्योंकि जो शिप है वो मूव ही नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही होती है। तो मर्चेंट्स क्या किया करते थे कि शिप पे वेट कम हो जाए, उस शिप का जो भार है वो कम हो जाए, तो वहां पे जो घोड़े हैं उनको हॉर्सेस को बाहर फेंक दिया करते थे समुद्र में, ताकि वेट कम हो और वो जो शिप है आगे पीछे मूव कर पाए, थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो फास्ट हो पाए। तो इसीलिए इस लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड कह दिया जाता है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ये वाला जो हिस्सा होता है इनको सब ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट, और ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ एंड साउथ में, इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट अगर बात करें, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। द डिक्रीज ऑफ द एयर टेम्परेचर विद द इंक्रीज एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये मैंने आपको अभी समझाया कि जब जमीन से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। अब उसको बोलते क्या है, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। स्टेटमेंट 1 आपकी ये है। स्टेटमेंट 2 कहती है इन द ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है हाइट, मतलब ऊंचाई, कि जो तापमान है
वो गिरता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर, ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ पर रेडिएशन मतलब सूर्य की किरणें आती हैं, जमीन से टकराती हैं, टकराने के बाद वो वापस आसमान की तरफ जाती हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाती हैं। तो अब जमीन से कोई चीज जितना ऊपर होगी उसकी टेम्परेचर उतना ही कम होगा, क्योंकि जो हीट थी, जो सन रेज की जो हीट थी, जब वो जमीन से टकराई और टकराने के बाद जब वो वापस जा रही थी तो वो नीचे की लेयर्स को गर्म करेगी, और जैसे नीचे नीचे की लेयर को गर्म करेगी, ऊपर ऊपर जाएगी, तो उस रेडिएशन में जो हीट है वो कम होती रहेगी। सूर्य की किरण में हवा जो है वो, जो हीट है वो कम होती रहेगी, तो ऊपर की जो लेयर्स हैं उनमें तापमान कम होगा और नीचे की जमीन के साथ है उसमें ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट 2 है। ऑप्शन है आपके कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है इंडिविजुअली, but statement 2 is not the correct explanation of the statement 1. Second option है both the statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. Option C है statement 1 is false and statement 2 is true. D है option 1 is true but statement 2 is false. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है आपका। स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट है, पहली चीज तो ये है, और दूसरा क्या है, जो आपका स्टेटमेंट 1 है उसकी एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2 कि इन्होंने कहा कि ऊपर जो टेम्परेचर है वो कम होता है और उसको वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। सही बात है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जो अर्थ की रेडिएशन है उसकी वजह से। तो स्टेटमेंट 2 जो होगी वो इसकी एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका, सॉरी ऑप्शन जो 2 है, बी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोरिंग 40s। ये भी विंड का नाम है, रोरिंग 40s, स्ट्राइकिंग 60s, इस तरह से नाम होता है। देखिए होता क्या है कि आपका नॉर्थ और साउथ की अगर मैं बात करूं तो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे ये इक्वेटर है, ओके। इस इक्वेटर से नीचे अगर आप देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया बहुत कम है, और ऊपर की अगर बात करें नॉर्थ में तो सारा मैक्सिमम लैंड एरिया नॉर्थ में ही है। इक्वेटर के भूमध्य रेखा के ऊपर ही उत्तरी दिशा में ही सारा जो जमीन है देखने को मिलती है, साउथ में, दक्षिण में देखने को कम मिलती है। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, हवाएं बड़ी तेज चलती हैं। अगर हवाओं को रोकने के लिए पेड़ ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, जमीन ना हो, तो वहां पे फ्रिक्शन कम होएगा और उसकी वजह से हवाएं बड़ी तेज चलेगी। तो अगर सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन कम है, पेड़ कम है, लैंड कम है, तो वहां पर हवाएं बड़ी तेजी से चलती हैं, और इसी जो हवाएं तेज से चलती हैं तो इसी के हिसाब से इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि रोरिंग 40s इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवा जब 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पे रन करती हैं, भागती हैं, तो वहां पर आवाज आती है। रोर करना मतलब चिल्लाना, दहाड़ना, उस तरह से हवाओं की आवाज आती है जैसे कि कोई दहाड़ रहा हो, तो इसलिए इसको रोरिंग 40s कहा जाता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर 40 डिग्री जो है लैटिट्यूड, वहां पे ये हवाएं रन करती हैं। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन द नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दे ब्लो विद द ग्रेट डेंसिटी, ग्रेट स्ट्रेंथ एंड द कंसिस्टेंसी। उसके बाद 3 है द डायरेक्शन इज जनरली नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अर्थ है, मान लीजिए इक्वेटर है, और ये आपकी 23.5 डिग्री है। अभी हमने पढ़ा कि 23.5 डिग्री के अराउंड या फिर सब ट्रॉपिकल के अराउंड जो हवाएं हैं वो नीचे की तरह आती है, कन्वर्ज करती हैं। तो नीचे आने के बाद ये जो हवाएं हैं इस डायरेक्शन में जाती हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में और यहाँ से इस डायरेक्शन में। ये कौन सी है लैटिट्यूड आपकी, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री से जो हवाएं हैं आपकी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। यही तो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। हवा जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसका वही नाम होता है, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है, ऑप्शन 3। उसके बाद 4 है ओवरकास्ट स्काइज, रेन एंड रो वेदर आर जनरली एसोसिएटेड विद दी देन। तो ये जो तीन आपकी जो ये स्टेटमेंट है, नीचे वाली ये करेक्ट है, ऊपर वाली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको जो हवाएं हैं इनका नाम रोरिंग 40s, स्ट्राइकिंग 60s, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉट इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन जो 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से हमारा एक टेस्ट सीरीज है जो कि आपको AEE के लिए मिल जाएगी, जो कि 999 के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपके टेस्ट होंगे जिसमें सेक्शनल भी होंगे
जिसमें आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इस तरह से सेक्शनल भी होंगे और आपके कंबाइंड टेस्ट भी होंगे। इसमें आपके जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे। हरियाणा जीके जो होगी वो करवाई जाएगी कंप्लीट, मतलब कि आपका सिलेबस होगा, उसके टेस्ट सीरीज हैं। इसके अलावा आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं जो कि 9,999 का है। इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी होंगे, आपके प्रीमियम लेक्चर्स भी होंगे, लेक्चर्स जिसमें लेक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलेगा। ये लेक्चर्स में आपके कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको करवाया जाएगा। हरियाणा जीके हो जाएगा, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 9,999 वाला कोर्स है वो आपको 4,999 में मिल जाएगा। आप हमारी ऐप के थ्रू भी इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको। और किसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि HPSC AEE के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप इन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।